स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने यहाँ पर चलेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी पर की सारी बड़ी अपडेट। जब जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के दौरे के बाद अब बीजेपी के लोग चुनाव आयोग में रोते हुए पहुंचे हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे राहुल गांधी को रोकने के लिए नई तरीके के तिगड़म भिड़ाने लगे हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आज कहां कहां प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होगा, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों तेजस्वी यादव की 12 रैलियों के बारे में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अखिलेश यादव कहां पर करने जा रहे हैं आज पहली सभा, और बिहार के लोगों से इतना ज्यादा डर चुके हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों की 6 पत्रकारों को नजरबंद किया गया मोदी के दौरे से पहले। बताएंगे कौन कौन से ये पत्रकार है और कहां पर मोदी को डर लग रहा है पत्रकारों से। दोस्तों इसी के साथ में भाजपा के घोषणा पत्र में सफेद झूठ पकड़ा गया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए पूरे नेताओं की फौज उतारकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता को उजागर करना चाहती है कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी की रैली के कारण बुरी तरीके से डरे पड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी वाले उन सभी लोगों से डरते हैं जो स्थानीय स्तर के लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लगातार 4 दिनों से राहुल गांधी की बिहार के अंदर कोई ना कोई यात्रा हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी एक एक दिन में 2-2 यात्राएं 2-2 दौरे कर रहे हैं और 2-2 रैलियों के साथ साथ राहुल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को मंच पर बुलाकर उनके पक्ष में वोटों की अपील की जाए। राहुल गांधी की रैली के दौरान उन्होंने युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर बोल दिया कि अगर जनता वादा कर दे कि हम आपको वोट देंगे तो मोदी मंच पर नाचने को भी तैयार हो जाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज दिया कि मोदी में हिम्मत है तो पूरे बिहार में जहां जहां रैली कर रहे हैं किसी एक रैली में मंच से बोलते कि ट्रंप ने जो बोला है झूठ बोला है हिम्मत मोदी में तो स्वीकार करे इस चैलेंज को। यही राहुल गांधी का चैलेंज है जो मोदी और बीजेपी वाले कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सारे वरिष्ठ नेताओं को चुनाव आयोग भेजा। चुनाव आयोग पहुंचे भाजपाइयों ने राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग से कहा कि कृपा करके राहुल गांधी की चुनावी सभा को बंद करवाइए, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा क्षेत्र में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी मंच पर आकर नाचने भी लगेंगे। ऐसा बोलकर राहुल गांधी ने मोदी का अपमान किया है। भाजपाइयों का यह दावा है। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी बहाना बनाकर राहुल गांधी की रैली को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपाई बोलते थे कि राहुल गांधी के दौरे से उनको फायदा होता है, लेकिन अब जब राहुल गांधी प्रचार करने के लिए उतरे हैं तो भाजपाइयों के हाथ पैर फूले हुए हैं। दोस्तों चुनाव आयोग के पास जाकर आंसू बहा बहा कर बोल रहे हैं कि हमको राहुल गांधी के दौरे पर रोक लगाना है और कृपया करके रोक लगवाइए, राहुल गांधी को प्रचार मत करने दीजिए, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर काम मत करने दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये बौखलाहट बीजेपी वालों की स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है। दोस्तों राहुल गांधी का खौफ नजर आ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लोग जो राहुल गांधी के दौरे पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, यानी रैली नहीं करने देने के लिए राहुल गांधी को बोल रहे थे चुनाव आयोग से, उनके नेता नरेंद्र मोदी की जो भाषा है वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुजरा, मटन, जर्सी गाय, नाली का कीड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम मोदी के समर्थकों को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए और चुनाव आयोग में गए हैं। अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कोई एक्शन लेता है तो चुनाव आयोग को सबसे पहले मोदी को पोस्ट से हटाना पड़ेगा। दोस्तों क्या कोई प्रधानमंत्री शमशान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर उल्टा बोल सकता है? क्या घुसपैठी, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुजरा, मटन या जर्सी गाय, नाली का कीड़ा ये शब्द है प्रधानमंत्री के? अगर आप भी मानते हैं कि अगर एक्शन होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले मोदी को आजीवन चुनाव से बैन का सामना करना पड़ेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी आखिरकार बिहार में प्रचार करने के लिए आ रही है। दोस्तों आज प्रियंका गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। जो जानकारी है उसके अनुसार विशाल जनसभा उनकी बछवाड़ा बेगूसराय में आज तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रातःकाल होने वाली है। दोस्तों दोपहर होते होते 1 बजे के आसपास वो बेलदौर, खगड़िया में प्रचार को संबोधित करेंगे, यानी रैली को संबोधित करेंगे। 2 उनके बड़े कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। दोस्तों उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का प्रण लेते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी और इसीलिए आज अखिलेश यादव लगभग 11 बजे के आसपास भवानीपुर, मजरा, मां कामाख्या स्थान के नगर 61 धामदाह विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आएंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी संतोष कुमार के पक्ष में वोट की अपील के लिए मौजूद रहेंगे। दोस्तों अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जानते हैं कि रैली में कैसे बीजेपी को निशाने पर लेना है। दोस्तों 2024 के चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे देने वाले अखिलेश यादव बिहार के चुनाव को लेकर कुछ सीटों पर जरूर अपने दम पर तस्वीरें बदल सकते हैं। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
12 साल हो गए लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया दोस्तों। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की रैली से पहले स्थानीय पत्रकारों को भी हिरासत में लेने का एक नया दौर शुरू हुआ है, नया ट्रेंड शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में रैली करने के लिए आ रहे थे, तब 6 पत्रकारों को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया दोस्तों। 3 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया जबकि 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार करके भूमिगत कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने पत्रकारों को बताया कि खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल के मजदूर नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और पत्रकार इस घटना को कवर करने वाले थे और वातावरण बिगड़ सकता था। इसके लिए उन सभी पत्रकारों को नजरबंद कर दिया गया दोस्तों। पत्रकारों पर सरकार विरोधी रिपोर्ट चलाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन की ओर से नजरबंदी की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिन जिन लोगों को नजरबंद किया गया है दोस्तों, उसमें पत्रकार निजाम समीर जो दैनिक भास्कर साधना न्यूज के हैं उनको ऐसा किया गया, और राजन सिंह राजपूत जो चंपारण फर्स्ट पोर्टल चलाते हैं उनको भी नजरबंद किया गया। धर्मेंद्र यादव जो जेईई न्यूज पोर्टल चलाते हैं उनको भी ऐसा किया गया। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, उसमें इरफान रिजवी जो हमार बिहार टीवी नेशनल चलाते हैं उनको अरेस्ट किया गया। असनयन खान जो द रिपोर्ट टीवी चलाते हैं उनको भी गिरफ्तार करके भूमिगत किया गया दोस्तों। और मुन्ना शाह को मुजफ्फरपुर फर्स्ट चैनल वाले को भी बीजेपी सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया दोस्तों। यानी पत्रकारों को हिरासत में और गिरफ्तारी कर दी गई ताकि नरेंद्र मोदी की रैली में कोई डिस्टर्बेंस ना हो दोस्तों, कोई खलल ना डाल सके। इससे ही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस कितनी ज्यादा डरती है दोस्तों। छोटे छोटे पत्रकारों से भी 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि अब ये नए तरीके की चीजें शुरू कर दी गई है। पहले टीवी चैनल के पत्रकारों को कंट्रोल किया जाता था, अब जो ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, अपने अपने लोगों के हितों की बातें उठाते हैं दोस्तों, उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये डर भाजपा वालों के और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, क्योंकि जब बताने को कुछ नहीं है और लोग सवाल पूछेंगे तो तानाशाही इसी लेवल की होती रहेगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि जवाब तो करारा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से केवड़िया में मुलाकात की है दोस्तों। आपको बता दें कि इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा सरदार पटेल जी के परिवार से बातचीत करके। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान से इतने ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। सरदार पटेल जिस आरएसएस को बैन किया था उसे नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत की है, उसी से अपनी शुरुआत की है। यानी दोस्तों ये तंज कसा गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के अंदर सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर रखवा दिया। सोचिए कितना अपमानित किया गया सरदार पटेल को दोस्तों। इसके बावजूद वो परिवार से मुलाकात करके सरदार पटेल के प्रति अपना श्रद्धा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी तो है कि आखिर सरदार पटेल ने तो आरएसएस को बैन करा दिया था, नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस से निकले हुए हैं। यानी एकदम विरोधाभासी मामला है दोस्तों। यानी जिसे सरदार पटेल ने बैन किया उसी से निकलकर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद अब कहता है कि मैं सरदार पटेल की रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी अगर वाकई सरदार पटेल का सम्मान करते तो सबसे पहले अपना आरएसएस बैकग्राउंड होने के कारण अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दे और आरएसएस को बैन करवा दे। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अब तक बिहार के लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा था। बिहार में लोग पूछ रहे थे कि आखिर मैनिफेस्टो कब जारी किया जाएगा एनडीए गठबंधन के द्वारा, और उससे पहले रिपोर्ट कब दी जाएगी और कब बताया जाएगा कि इतने सालों से उन्होंने यानी 20 सालों से शासन करते करते बिहार को क्यों बंटाधार कर दिया, क्यों बिहार को बर्बाद कर दिया, और बिहार के बर्बादी में किसका सबसे बड़ा योगदान है, क्या नीतीश कुमार या भाजपा का। और बताना चाहिए कि कितने स्तर पर बिहार को बर्बाद किया गया है पूरी रिपोर्ट देकर। लेकिन रिपोर्ट देने की जगह बीजेपी के लोग अब एनडीए गठबंधन का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस संकल्प पत्र के अंदर भी एक ऐसा झोल पकड़ा गया है जिससे पता चल रहा है कि यह संकल्प पत्र भी हवाबाजी में बनाई गई है दोस्तों। आपको बता दें कि इस संकल्प पत्र में दावा किया जा रहा है कि 1990 से 2005 यानी लालू यादव जी के टाइम में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं था, 0 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था। जबकि नीतीश कुमार के शासन काल में 2000 प्लस किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना है, यानी एक्सप्रेस वे बिहार के अंदर बनाया जा चुका है। इस तरीके के दावे किए जा रहे थे दोस्तों। लेकिन जब थोड़ा सा जूम करके देखा गया तो नीचे लिखा हुआ है कि 2000 प्लस किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है वो निर्माणाधीन है, यानी बना नहीं है। यानी जो लोग बिहार जाते हैं दोस्तों गाड़ी लेकर, उनको पता है कि एक्सप्रेस वे बिहार में दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन खुलेआम दावा किया जा रहा है कि 2000 प्लस किलोमीटर का निर्माण अधीन हो है, यानी अभी बन ही रहा है। जब बन रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है, और कहां बन रहा है लोग ढूंढ ही रहे हैं दूरबीन लगाकर। अगर आप भी मानते हैं कि केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि इसी तरीके से बेवकूफ बनाकर लोगों के वोट इकट्ठा कर लेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मोकामा के अंदर जनसुराज पार्टी के समर्थक और नेता दुलार चंद्र यादव की हत्या के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने संज्ञान लिया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है दोस्तों। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मोकामा की इस घटना की पूरी जांच पर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। आयोग ने यह भी स्पष्ट
किया है कि ऐसी घटना न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती है। गौरतलब है कि गुरुवार को मोकामा में जनसुराज पार्टी के प्रचारक तारचंद यादव की जान चली गई थी। दोस्तों इस मामले पर अब पुलिस प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल कराया जा रहा है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर सही तरीके से जांच होगी और उसके बाद अनंत सिंह और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ी अपडेट आई है। लोक पोल के सर्वे में दावा किया गया है कि जुबली हिल्स के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद की एक सीट जीतने जा रही है। दोस्तों तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीआरएस वर्सेस बीजेपी के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी 44%, बीआरएस पार्टी 38%, भाजपा 15% और अन्य 3%। तेलंगाना में कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नवीन यादव को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का समर्थन भी मिला हुआ है। तो यहां पर आराम से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। दोस्तों जो दावा है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को 44% वोट शेयर, बीआरएस पार्टी को 38%, भाजपा को 15% और अन्य को 3% के आसपास वोट शेयर मिल रहा है। तो एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की यहां नजर आ रही है। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात में बीजेपी वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और इनका जीना हराम कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वंटा वक्ष में गांव में किसानों के महापंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने किसान महापंचायत में आयोजन के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान किया कि किसान महापंचायत का हम लोग आयोजन जो कर रहे हैं ये एक बड़ा मैसेज भेजेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि 30 साल से किसानों ने बीजेपी को वोट दिया, भर भर कर वोट दिया। 30 साल से आपने इसलिए वोट दिया कि हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे ये लोग, भाजपा ने ये बहुत मलाई खा ली, अब उन्हें लूटने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री के इशारे पर किसानों की पिटाई हो रही है। केजरीवाल के इस बयान पर आपका प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरे। पिछली बार उनको तकरीबन 15% के आसपास वोट शेयर मिला था, जो एक नई पार्टी के लिए काफी ज्यादा है। और अब कांग्रेस पार्टी भी अपना विस्तार चाहती है गुजरात में और आम आदमी पार्टी की ओर से भी किसान सभा के माध्यम से लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, किसानों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना सफल हो पाएंगे तो देखने वाली बात है दोस्तों, लेकिन प्रयास आम आदमी पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव 2 नवंबर को वैशाली के महुआ में एक जनसभा करेंगे। दोस्तों आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन के समर्थन में उनका प्रचार होगा। जनसभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव यानी तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महुआ सीट पर अपने भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं प्रचार करने के लिए। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव महुआ विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनको राघवपुर भी जाना पड़ेगा, यानी राघवपुर में मैं अपने प्रत्याशी का प्रचार करूंगा, घर घर जाकर प्रचार करूंगा। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। लेकिन महुआ की सीट में यह बात है कि अगर तेज प्रताप यादव 20,000 30,000 वोट भी काटेंगे तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व क्रिकेटर और एमएलसी मोहम्मद अजरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार के मंत्री के पोस्ट की शपथ ली थी दोस्तों, और राजभवन में उन्हें तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने शपथ दिलाई। वे राज्य के 16वें मंत्री होंगे। उधर बीजेपी ने अजरुद्दीन के मंत्री बनाए जाने का विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी का दावा है कि क्योंकि जुबली हिल्स से पिछली बार चुनाव लड़कर विधायक भी रहे अजरुद्दीन, तो ऐसे में अजरुद्दीन को लोगों के बीच में एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है कि आपके व्यक्ति को, आपके नेता को एक मंत्री का पोस्ट दिया गया है और इसीलिए लोगों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताने की अपील की गई है। यानी भाजपा का दावा है कि इससे भी वोटों को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि भाजपा वाले नरेंद्र मोदी को उपचुनाव और नगरपालिका के चुनाव में भी लाकर आसपास के इलाकों में प्रचार करवा देते हैं, तब तो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं होता। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर तीखा तंज कसा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना को लेकर प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मेरा ये विचार है कि मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उनको सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। कारण कानून व्यवस्था की दिक्कत है जो पहले 1948-50 के अंदर भी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हो गई। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
उड़ीसा के नौपाड़ा उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। किसी भी तरीके से अगर कांग्रेस इसको जीतेगी चुनाव को, तो फिर ये सुनिश्चित होगा कि राज्य के अंदर बीजू जनता दल टाटा अलविदा बाय बाय हो गई है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल हो गई है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर लोकपोल ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि नौपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 37% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33% का वोट शेयर मिल सकता है, बीजू जनता दल को 24% का वोट शेयर और अदर्स को 6%, यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर तकरीबन 37% वोट शेयर के साथ में चुनावी जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है और तमाम कोशिश की जा रही है कि नौपाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को खत्म किया जाए, कांग्रेस पार्टी को यह सीट जीतने से रोका जाए। इसके लिए बीजू जनता दल ने अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी भी ट्रांसफर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। तो कांटे की टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आने लगी है। हालांकि जो अंतिम रिजल्ट आएंगे उसी में सारी स्थिति स्पष्ट होगी दोस्तों, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत ग्राउंड का माहौल पता लगाने वाले सर्वे एजेंसी है, उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार नौपाड़ा के अंदर अपना स्थापना करके जाएगी, यानी अपनी पार्टी को उड़ीसा के अंदर एक मजबूत दावेदारी दिलाकर जाएगी और ये बताकर जाएगी कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का दमखम अब केवल कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी ही उड़ीसा के अंदर बीजेपी को हराकर यहां पर बीजू जनता दल की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे बड़े दिनों के बाद। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ऐतिहासिक किलों पर नमो पर्यटन केंद्र बनाने की योजना को लेकर खुला विरोध किया है। दोस्तों मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा केंद्र बनाया गया तो उसको तोड़कर फेंक देंगे। राज ठाकरे ने बताया कि कुछ अखबारों में खबर छपी है कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर नमो टूरिज्म सेंटर बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना सरकारी विकास विभाग के तहत हो रही है, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। शिंदे को खुली चुनौती देते हुए कहा गया है कि अगर एक भी नमो केंद्र बनाया गया, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी किले के ऊपर या महाराष्ट्र के किसी भी किले के ऊपर, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और फाड़कर फेंक देंगे उस सारे नमो केंद्र के पोस्टर, बैनर और सारे तैयारियों को। कुल मिलाकर दोस्तों शिंदे जिस तरीके से बीजेपी को लेकर गुणगान गा रहे हैं और जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो जब देखो शिंदे बीजेपी का पक्ष लेते रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो मराठा समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सर्वोसर्वा हो गई है और इसीलिए शायद बीजेपी कोई बड़ा पोस्ट भी नहीं दे रही है, केवल सस्ते में हल्के में उनको मंत्री बनाकर उनका समर्थन लिया जा रहा है। लेकिन अब एमएनएस पार्टी की ओर से जो धमकी दी गई है उसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह का बयान एक बार फिर से सवालों के घेरे में। दोस्तों अमित शाह कहते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाना चुनाव में कि करंट इटली तक जाए, यानी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इटली और करंट की उनको याद आने लगी है। दोस्तों इस पर मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस पद का ये महाशय इस्तेमाल कर रहे, यानी जिस पोस्ट को सुशोभित करते हैं, उस पद पर हमारे सरदार पटेल हुआ करते थे। इसी पोस्ट पर यानी देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल। भाषा और भाव तो देखिए इनके ये हासिल है तथा कथित अमृत काल के भारत का, यानी अमित शाह की भाषा देखिए दोस्तों। सोचिए एक गृह मंत्रालय संभाल रहा व्यक्ति देश के हिस्टोरिकल पोस्ट पर बैठा हुआ है, यहाँ पर सरदार पटेल से लेकर एक से एक दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर अमित शाह आकर ये सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं कि यहाँ बटन दबाना, ईवीएम पर बटन दबाना और करंट इटली में जाए। दो शब्द अमित शाह के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें समस्तीपुर के मोरवा और वारिसनगर में सीएम की जनसभा रद्द हो गई। दोस्तों खराब मौसम और बारिश के चलते जनसभा को रद्द करना पड़ा। पटना के सड़क मार्ग से होते हुए सीएम मोरवा के चकलाली शाही चौक पहुंचे और 1 मिनट तक वहां पर रुके। जेडीयू के प्रत्याशी विद्यासागर निषाद को माला पहनाकर आम जनता से वोट की अपील की। इसके बाद रोड शो करते हुए निकल गए। दल सिंह सराय होते हुए शिवाजी नगर चले गए। दोस्तों विद्यासागर निषाद मोरवा सीट से दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में विद्यासागर निषाद राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू से चुनाव हार गए थे। जेडीयू ने लगातार दूसरी बार विद्यासागर पर भरोसा जताया है। दोस्तों वो जेडीयू के नेता है और मल्लाह जाति से आते हैं, ग्रेजुएट है, भारतीय सेना के रिटायर्ड व्यक्ति है। शिवाजी नगर में जनसभा करने के लिए भी नीतीश कुमार पहुंचे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और केवल अपना चेहरा दिखाकर एनडीए गठबंधन के लिए वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू वालों को अब थोड़ी बहुत भनक लग गई होगी कि नीतीश कुमार के केवल चेहरे का इस्तेमाल करके महागठबंधन के खिलाफ चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आराम से इनको अलग थलग कर दिया जाएगा। इनकी जगह बीजेपी का कोई और नेता अगर सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर देगा। दोस्तों और नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, ये बात खुले तौर पर बोला जा सकता है। इसीलिए अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीतते तो बिहार का ही व्यक्ति अगला सीएम बनेगा और विपक्ष की सरकार बनेगी तो युवा नेता अगर नेतृत्व संभालेगा तो बिहार में विकास भी बहुत तेजी से होगी। इसलिए जरूरी है कि एक युवा प्रदेश बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है कि अब बिहार एक युवा प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री मिले तो लिखेगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ
साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में मौजूद है दोस्तों, और घोटाले का आरोप लगाते हुए चारा घोटाला कर रहे हैं। इस पर आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बिना तथ्यों के जानकारी के इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। उनको कोई जानकारी नहीं है इस पूरे मामले पर जो वो घोटाले का दावा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लालू यादव जी को लेकर जो झूठा माहौल बनाया गया वो धीरे धीरे करके अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो लिखिएगा जरूर। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत